आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 8 की। ठीक है, न्यू केमिस्ट्री है और लेक्चर नंबर 8 है। तो लेक्चर नंबर 8 का जो टॉपिक है प्रोडक्ट ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी आपने प्रोडक्ट ट्रेंड देखना है, वेरिएशन विद इन ग्रुप एंड वेरिएशन विद इन द पीरियड, कि पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी और ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। वक्त ज़ाया किए बगैर हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि वेरिएशन विद इन ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अल्कली मेटल में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, और नोबल गैस में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, और फिर हम पीरियड में जानने की कोशिश करेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। सबसे पहले अगर हम ग्रुप की बात करें, यानी वर्टिबल कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं, और प्रोडक्ट टेबल में आपको पता है देयर आर द 18 ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल। तो अगर हम ग्रुप में मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटम का साइज भी बढ़ता है। जब एटम का साइज बढ़ता है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। वो कहता है कि गोइंग डाउन इन द ग्रुप में जो ही हम जो है वो जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, और बट साइज ऑफ द एटम्स एंड न्यूक्लियर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काजेस द शील्डिंग इफेक्ट आल्सो इंक्रीज। एटम का साइज भी बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते जाते हैं, ऐड होते जाते हैं, इसी वजह से शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता जाता है, और शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो टॉप टू बॉटम जो है वो कम हो जाती है। अगर ग्रुप 1 यानी अल्कली मेटल की अगर हम बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो की वैल्यू डिक्रीज होती है इन द फॉलोइंग ऑर्डर। सबसे ज़्यादा लिथियम की, फिर सोडियम की, फिर पोटाशियम की, फिर रुबिडियम की, फिर सीजियम की। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर अगर हम 6s वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सीजियम इज फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड ईजियर टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू द 5s वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम। जिस तरह से मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू देखें जब सीजियम और रुबिडियम में से, सीजियम और रुबिडियम, तो रुबिडियम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि इसका वैलेंस शेल 5 है जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब है। और अगर हम सीजियम की बात करें तो ये न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा दूर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान है। तो 6s जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सीजियम का, वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, आसान है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना एज कम्पेयर टू द 5s वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द रुबिडियम। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पीपीटी स्लाइड के ऊपर। अक्रॉस द पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। ग्रुप में तो देख ली कि आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, डिक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होती है। कैसे इंक्रीज होती है इसकी वजह जानने की कोशिश करते हैं। एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, जो ही आप लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड आप मूव करते हैं, जिस तरह से आपको पता है प्रोडक्ट टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं और 18 ग्रुप्स होते हैं, तो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड अगर हम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम रहते हैं। इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना, इसी वजह से इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। अब हम बाकायदा पढ़ने की कोशिश करते हैं। एज यू मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड, नंबर ऑफ शेल इन रिमेन सेम या अनचेंज व्हाइल अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज मेक इट मोर डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता जाता है। ऑल्सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते जाते हैं पीरियड के क्रॉस, और शील्डिंग इफेक्ट उनका सेम रहता है, वो बढ़ता नहीं है। तो नतीजा ये निकला कॉन्सिक्वेंटली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी अक्रॉस द पीरियड। अब हम ग्राफ देख लेते हैं थर्ड पीपीटी स्लाइड के ऊपर। देखें जी, वाई एक्सेस के ऊपर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लेते हैं और एक्स एक्सेस के ऊपर एटॉमिक नंबर। जो ही एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है अक्रॉस द पीरियड। ये नीचे लिखा भी हुआ है, वेरिएशन इन द आयोनाइजेशन एनर्जी अक्रॉस द पीरियड। हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती है, हीलियम की सबसे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि नोबल गैसेज हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन जो भी हैं, इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, तो इनमें इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो हीलियम की सबसे हाइड्रोजन की सबसे कम, हीलियम की सबसे ज़्यादा, फिर लिथियम की, फिर बेरिलियम की, बोरॉन की, कार्बन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, नियॉन की, जहाँ तक बढ़ती जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर नियॉन से अगर हम अल्कली मेटल की तरफ जाएँ जो, तो ये कम होती जाती है, जिस तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और फिर कैल्शियम।
आई होप कि ये ग्राफ आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं हम फोर्थ स्लाइड की तरफ। तो कहता है कि ट्रेंड ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द पीरियड अगर हम 1 to 3rd पीरियड की तरफ देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो आपको ग्राफ में दिख गया है, ठीक है। अच्छा, आगे वो कहता है कि फिगर ये शो करती है कि जो नोबल गैस हैं उनकी हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द कंप्लीट आउटरमोस्ट शेल, और उसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी डिफिकल्ट होता है। वह जबकि अल्कली मेटल हैव द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द एनर्जेशन एनर्जी, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत आसान होता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, इजी अल्फाज में मैंने समझाया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।